Hello friends, and welcome back to our YouTube channel Highway Engineering. And today we doing the work of bridge load testing at our bridge site. फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे हमारे ब्रिज साइट है ये। इस ब्रिज साइट पर हम आज ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन करने के पश्चात जब हमारा ब्रिज लगभग कंप्लीटेड हो जाता है, स्लैब वर्क कंप्लीट हो जाता है हमारे ब्रिज का, तब हमें स्लैब की लोड टेस्टिंग करना होती है। लोड टेस्टिंग का पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे स्लैब हमने डिज़ाइन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, वो लोड बेयर करने के लिए, जो उसकी स्लैब है वो लोड बेयर करने में कितनी कैपेबल हैं, ये हम ब्रिज लोड टेस्ट की हेल्प से मालूम करते हैं फ्रेंड। तो इसमें हमने जैसे इस साइड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, स्टैटिक लोड से हमने हमारा ब्रिज का लोड टेस्ट डिज़ाइन किया है, ठीक है। इसमें हमने जो 4 हमारे डंपर्स हैं, इनमें हमने ग्रेवल का मटेरियल, चाहे तो आप ग्रेवल्स भर सकते हैं या बासाल्ट भर सकते हैं या सैंड भर सकते हैं। जो आपके यूनिफॉर्म साइज़ की मटेरियल रहेंगे वो आप इस प्रकार से डंपर से भर के आप आपकी स्लैब के ऊपर, ठीक है, स्लैब के ऊपर आपको खड़े कर देना है। इस स्लैब के ऊपर खड़ा करने के लिए आपको एक निश्चित दूरी यहाँ पे दी हुई होती है फ्रेंड, उसी दूरी पर आपको आपके जो डंपर्स हैं वो पोजीशन करना होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये 1 2 एंड 3 एंड 4 डंपर में लगभग 128 टन ग्रेवल मटेरियल भर दिया है। इसको ग्रेवल मटेरियल 128 टन है या नहीं, इसको भी मैंने एक्सेल पैड की हेल्प से मैंने इसका वेट मालूम किया था, ठीक है। आई एम डूइंग वेट ऑफ दिस डंपर बाय द एक्सेल पैड, जिसके लिए वीडियो में ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आगे शेयर कर दूंगा आपको। चाहे तो इस वीडियो में ही मैं कोशिश करूंगा आपको इनका वेट करने की प्रोसीजर कैसे है वो दिखाने की, ठीक है। तो स्लैब के ऊपर इस प्रकार से आप अपने डंपर को पोजीशन कर दीजिए। अब ऊपर ये वेट जब आप इसको कर देंगे, जब आपके डंपर स्टेबल कर देंगे, तो नीचे आपको क्या सेटअप जमाना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम आ गए हमारे ब्रिज के स्लैब के बॉटम की तरफ से। अगर हम देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो हमारी स्लैब है उसके बिल्कुल मिड स्पान पर हमें टॉवर लगा दिए हैं, ठीक है। जो हमारे डंपर्स हैं ऊपर रखे हुए हैं और स्लैब के नीचे हमने टॉवर लगा है। इन टॉवर पे हमने क्या किया है, डायल गेज फिट कर दी है। आप देख रहे होंगे, अगर आपको डायल गेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारी स्लैब में, ठीक है, we measure the deflection of slab with the help of dial gauge which is stand on this tower, ठीक है। इन टावर के ऊपर जो डायल गेज है उसकी हेल्प से हम डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं। तो लोड टेस्ट में हमको यही मेजर करना है कि हमारी स्लैब कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद जब हम इस पर लोड इस पर हटा लेंगे तो कितनी रिकवर हो रही है, यानी कि इस पर कितना स्ट्रेस आ रहा है और डी स्ट्रेस कितना हो रहा है, ये हम लोड टेस्ट में मालूम हमको करना होता है। चलिए इन टॉवर में आप डायल गेज कैसे फिट किए हैं देखिए। क्या है, ये हमारी सॉलिड स्लैब है फ्रेंड। अगर ये हमारी गर्डर्स होते इसमें, अगर तो गर्डर के कारण क्या होता है, हमें जो डायल गेज हैं या जो टॉवर हैं वो हमें जो हमारी बेयरिंग्स हैं, ठीक है, इन बेयरिंग्स के यहाँ भी हमें लगाना होते हैं। चूँकि ये सॉलिड स्लैब है इसलिए इसमें टॉर्सन की संभावना नहीं होती है, तो टॉर्सन नहीं है इसलिए हमने जो इसमें डायल गेज लगाए हैं वो सिर्फ सेंटर ऑफ स्लैब में लगा दिए हैं। ये डायल गेज इस प्रकार से हमने यहाँ पे फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। टॉवर के ऊपर आपको देख रहे होंगे इस वीडियो में डायल गेज यहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो है इसका प्रैक्टिकल पार्ट। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या है ये हम चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो टॉवर लगे हुए हैं, इन टॉवर्स के जो बेस है, इन बेस पे हमने क्या किया, हमारे डिफ्लेक्शन डायल गेज को फिट कर दिया है। ये डिफ्लेक्शन डायल गेज हमें 0.01 mm तक डिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं कि हमारी जो स्लैब है वो कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि स्लैब के ऊपर जब लोड आएगा तो लोड आने के कारण इसमें एक मोमेंटम डेवलप होता है। मोमेंटम के कारण हमारी स्लैब नीचे की ओर पुश करती है, जिससे उसमें डिफ्लेक्शन आ जाते हैं। तो यही जो डिफ्लेक्शन है ये हम इन डायल गेज की हेल्प से मेजर करते हैं, जो कि हमने इस प्रकार से टॉवर के ऊपर लगा दिया। ये हमारा डायल नंबर 1, ये है डायल गेज नंबर 2 और ये है डायल गेज नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार से 3 डायल गेज हमने हमारे स्लैब के मिड स्पान पर बिल्कुल सेंटर में लगा दिए हैं। ये जो मैंने वाइट वाश देख रहे हैं फ्रेंड, ये वाइट वाश
हमने इसलिए किया है क्योंकि वाइट वॉश करने से क्या होता है, मान लीजिए अगर लोड टेस्ट के दौरान हमारी स्लैब में कोई क्रैक्स या कोई हेयर क्रैक्स दिखाई देते हैं तो वो हमें आसानी से फाउंड हो जाते हैं इस वाइट वॉश के कारण। चलिए फ्रेंड, तो ये तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया। अब इसके हम थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन पे चलते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्या आईआरसी कोड इसके बारे में बोलता है, क्या कंडीशन फॉलो करनी होती हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो ये हम आगे इस वीडियो में समझते हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी। डायल गेज के अलावा हमें चाहिए एक टेम्परेचर थर्मामीटर जो कि हमें टेम्परेचर दिखा सके सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है फ्रेंड, तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम हमारी स्लैब पर जो डंपर्स हैं या ट्रक्स हैं उनका प्लेसमेंट करते हैं। हमारी स्लैब का जो स्पान है वो है 15,000 mm यानी कि 15 मीटर्स। ठीक है, और विड्थ है 8,400 मीटर्स। ठीक है, यानी जो उसकी बॉटम जो विड्थ है स्लैब की वो है, माफ कीजिए, टॉप विड्थ है वो है 8,400 mm। ठीक है, यानी कि 8.4 मीटर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो व्हीकल्स है उसका जो रियर फेस रहेगा, ठीक है, जो रियर फेस रहेगा वो हम सेंटर की ओर रख लेंगे। ठीक है, और जो फ्रंट फेस रहेगा वो हम स्लैब के आउटर की ओर रख लेंगे। ये हमारे फ्रंट फेसेस हैं जो हमने बाहर की ओर रख लिए हैं, और ये हमारे इनर फेस है यानी कि जो हमारे बैक साइड है ड्रम्पर्स की वो हमने स्लैब के सेंटर में रख ली, क्योंकि यहीं पर हमारा जो ग्रेवल है वो लोडेड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लोड है वो एक सेंट्रिक लोड की तरह वर्क कर सके, इसलिए हमने जो डंपर को इस प्रकार से पोजीशन करते हैं कि उसका जो बैक साइड है हमारे स्लैब के सेंटर में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, जनरली आपने देखा होगा कि जो लोड डिज़ाइन जो लोड टेस्टिंग होती है उसमें हमने सीमेंट की बैग्स में मुरम भर के या सैंड भर के उनको रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा लोड रहता है वो सीमेंट बैग में हमारा लोड कम से डिजाइन रहता है, और जो डंपर में हम लोड टेस्ट करते हैं डंपर में हम अधिक लोड को लेके टेस्ट करते हैं, इसलिए जो उसका जो पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट होता है वो बराबर होता है। अब कुछ ज़रूरी बातें आपको ब्रिज के लोड टेस्ट के बारे में आपको समझा देता हूँ। सबसे नंबर 1 है, रेफरेंस है IRC SP 51 2015 गाइडलाइंस फॉर लोड टेस्ट इन ब्रिज। इसमें हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो प्रोसीजर और वो गाइडलाइंस आपको IRC SP 51 2015 में दी हुई है। नंबर 2 है, मैक्सिमम लोड इन ईच व्हीकल सेल बी 32 मीट्रिक टन। इस ब्रिज में जो हमने ब्रिज में लोड टेस्ट किया है, इस पर्टिकुलर ब्रिज में जो हमारी प्रत्येक गाड़ी है उसमें जो एक गाड़ी में मैक्सिमम वेट अलाउ होगा वो होगा 32 मीट्रिक टन, यानी कि एक गाड़ी में हम 32 टन से अधिक ग्रेवल या विथ गाड़ी का जो ग्रॉस वेट रहेगा, जो माफ कीजिए गाड़ी का जो नेट वज़न रहेगा, यानी कि डंपर का वज़न और उसमें भरे हुए मटेरियल का वज़न, वो दोनों मिलाकर 32 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होना चाहिए ईच व्हीकल के लिए। नंबर 3 है, फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन डायल गेज विथ लीस्ट काउंट 0.01 mm और टोटल स्टेशन लीस्ट काउंट 0.1 mm सेल बी यूज्ड। जो स्लैब के डिफ्लेक्शन में या जो स्लैब पे जो मोमेंटम आ रहा है उसके डिफ्लेक्शन को जब आप मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए आपको या तो आप डायल गेज ले सकते हैं। डायल गेज आपका हो सकता है 0.01 mm के लिस्ट काउंट का, या टोटल स्टेशन भी ले सकते हैं जिसका लिस्ट काउंट आपको 0.1 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 है, द स्टेज ऑफ लोड प्लेसमेंट आर 50%, 75%, 90% एंड 100% एट ए इंटरवल ऑफ एवरी 1 आवर। देखिए, जब ब्रिज का लोड टेस्ट आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने जो इस ब्रिज पे डिज़ाइन किया है वो 128 टन लोड को लेकर डिज़ाइन किया है। तो जब आप स्टार्टिंग में जब लोड का प्लेसमेंट करेंगे तो आपको 50% लोड रखना है, यानी कि जो 128 है पहले आपको उसका 50% लोड आपको देना, यानी कि ये हो जाएगा लगभग आपका 64 टन। ठीक है, यानी स्टार्टिंग करेंगे आप 64 टन से, फिर 75% लोड कर देंगे 1 घंटे बाद,
फिर उसके अगले 1 घंटे बाद 90% लोड कर देंगे और फिर उसके अगले 1 घंटे बाद 100% लोड, यानी कि जो 128 टन लोड है आपका, वो आपको आपके स्लैब के ऊपर प्लेस्ड कर देना है। यानी कि जो आपकी इंक्रीमेंट रहेगी लोड की, वो आपको प्रत्येक घंटे में करनी है। और जब 100% आपका लोड हो जाए तब आपको वेट के इंक्रीमेंट को रोक देना है। नंबर 5 है, आफ्टर कंप्लीट लोडिंग इट सेल बी रिटर्न ऑन 24 आवर। जब आपका 100% लोड आपने प्लेसमेंट कर देंगे तब आपको जो ब्रिज है या जो स्लैब है उस पर जो लोड आपने प्लेस्ड किया है उसको उसी पोजीशन में 24 आवर्स के लिए आपको छोड़ देना है। नंबर 6 है, आफ्टर 24 आवर्स स्ट्रक्चर सेल बी अनलोडेड एट द सेम स्टेज ऑफ लोडिंग, आई अर्थात 100%, 90%, 75% एंड 50%। देखिए जब लोडिंग 100% लोडिंग करने के बाद जब 24 आवर हो जाएंगे तब आपको उसकी अनलोडिंग करना होगी। अब अनलोडिंग आपको सडनली नहीं करनी है, उसको अनलोडिंग करने का तरीका ये है कि जैसे आपने लोड को बढ़ाया था उसी क्रम में आपको लोड को कम करना है। आपका जैसे 24 आवर के बाद 100% लोड रहेगा तो उसके 1 घंटे बाद आप कर दीजिए 90%, फिर उसके अगले घंटे बाद कर दीजिए 75%, उसके अगले घंटे बाद यानी नेक्स्ट आवर आपको कर देना 50% और फिर उसके अगले घंटे बाद आपको कंप्लीट लोड हटा लेना है। ठीक है। अब नंबर 7 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये बोल रहे हैं मेजरमेंट सेल बी रिकॉर्डेड एट एवरी आवर्स ऑन लोडिंग टिल 24 आवर्स, सेम प्रोसीजर फॉलो फॉर अनलोडिंग, टेम्परेचर मस्ट टेकन। देखिए आप जो प्रत्येक घंटे आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको हर घंटे की डिफ्लेक्शन भी नोट करते जाना है। आप अपनी डाटा बुक में हर प्रत्येक घंटे का डिफ्लेक्शन नोट कर लीजिए। जब आप उसकी लोडिंग कर रहे हैं यानी लोडिंग करने के दौरान भी आपको 24 घंटे तक उसके प्रत्येक घंटे डिफ्लेक्शन नोट करने हैं और जब अनलोडिंग करेंगे तो अनलोडिंग करने के बाद भी अगले 24 घंटे तक आपको हर घंटे उसका डिफ्लेक्शन नोट करना है, क्योंकि लोडिंग करने पर उसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और अनलोडिंग करने पर उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये आपको लगभग 48 घंटे 48 आवर्स की जो प्रैक्टिस है ये आपको फॉलो करनी है और आपको प्रत्येक घंटे के जो आप रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको टेम्परेचर की रीडिंग भी लेके चलनी है। अगर डायल गेज को आपने पास से नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डायल गेज होता है। इस प्रकार से स्लैब के जो ऑफसेट है स्लैब का जो बॉटम फेस रहेगा उसमें हमने इसके डायल गेज की नीडल को बिल्कुल टच करा दिया है। तो जब भी स्लैब नीचे की ओर हमारी झुकती है तो इसमें डिफ्लेक्शन हमें नोट हो जाते हैं। डिफ्लेक्शन इस प्रकार से नोट करना फ्रेंड, ये जो हमारी इनर डायल दिख रहा है इसमें हमें mm में रीडिंग मिलती है और जो आउटर डायल मिल रहा है इसमें हमें माइक्रोन्स में रीडिंग मिलती है। यानी कि जो अगर इनर रीडिंग है हमारी, जैसे इसमें हम देखते हैं तो हमारा ये अंदर आ रहा है 6 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, यानी कि हो जाएगा 6 पॉइंट और 20 से ऊपर आ रही है हमारी 30 से कम और 20 से ऊपर, तो ये हो रही है हमारी 6.28, यानी जो रीडिंग इसमें हो रही है वो हो रही है 6.28 mm। इस प्रकार से आपको रीडिंग नोट करके चलना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं हम, इसकी कैलकुलेशन पे। हमने जो इतनी प्रैक्टिस की है इसका कंक्लूजन क्या निकाला है तो वो हम समझेंगे कैलकुलेशन से। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करने के लिए देखिए हमें 3 डायल गेज लिए हैं। तो जब आपका जो ब्रिज है, जब ब्रिज पर हमारा जीरो लोड था, कोई लोड नहीं था, जब आपने लोडिंग स्टार्ट नहीं किया था, तो तब हम क्या करेंगे, इनिशियल रीडिंग ले लेंगे। जो डायल गेज की इनिशियल रीडिंग यानी जीरो लोड पर हमारा डायल गेज का रीडिंग क्या था वो हम नोट कर लेंगे। तो हमारा गेज नंबर 1 इसकी रीडिंग है 4.13, गेज नंबर 2 इसकी रीडिंग है इनिशियल रीडिंग 5.46, गेज नंबर 3 इसकी इनिशियल रीडिंग है 5.11। तो हमारा जो एवरेज रीडिंग हो जाएगी जो डिफ्लेक्शन की, यानी 0% लोड पर जो डिफ्लेक्शन की एवरेज रीडिंग है 4.9 mm। ये मैंने जीरो इसलिए नहीं लिए फ्रेंड क्योंकि अगर आप जीरो लेंगे तो कई बार क्या होता है जब आप इस पर लोड करते हैं तो हमारी स्लैब ऊपर भी उठ जाती है। तो अगर आप इसको पहले से जीरो ले लेंगे तो ऊपर उठने पे इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो ये नहीं बता पाएगा। इसलिए हमने इनिशियल रीडिंग जीरो ना लेकर इसकी कोई भी रैंडम रीडिंग हमने इनिशियल स्टेज पर इसको सेट कर लिया है, जैसे 4.13, 5.46 और 5.11। ये हमारी इनिशियल गेज रीडिंग है जब हमारा लोड 0% है स्लैब पे। अब इसमें 100% लोड करने के 24 घंटे बाद
क्या करना है, फाइनल गेज रीडिंग आफ्टर 100% लोडिंग एट 24 आवर्स। 100% लोडिंग करने के 24 घंटे बाद क्या रीडिंग आ रही डायल गेज की, वो आपको नोट करनी है। जैसे हमारी गेज नंबर 1 की रीडिंग आई है 8.04, गेज नंबर 2 की आई है 9.11, गेज नंबर 3 की आई है 9.00। तो इन तीनों का एवरेज हमारी रीडिंग हो जाएगी 8.71 mm। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कितना आया है, जो हमारी इनिशियल गेज में और फाइनल गेज में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, वो हम निकाल लेंगे बी माइनस ए, यानी कि बी का एवरेज माइनस ए का एवरेज। तो 8.71 है बी और 4.9 है ए, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन या डिफरेंस हो जाएगा 3.81 mm, यानी जो हमारी स्लैब में जो मोमेंटम के कारण स्लैब का झुकाव हुआ है वो 3.81 mm हुआ है। अब ये जो 3.81 mm है ये हमारा परमिसिबल है या नहीं, तो फ्रेंड इसके लिए जो परमिसिबल होता है वो होता है स्पान अपॉन 1000। ठीक है, हमारा स्पान है 15,000 mm और इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 15 mm, यानी जो डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारा वो 15 mm से कम होना चाहिए, जो है आया है हमारा 3.81 mm, यानी कि डिफ्लेक्शन के अनुसार हमारी जो स्लैब है वो ओके है। अब बात करते हैं अनलोडिंग पे जाते हैं फ्रेंड। तो फाइनल गेज आफ्टर 100% अनलोडिंग। ठीक है, अनलोडिंग करने के 24 घंटे बाद आपकी जो फाइनल गेज की रीडिंग क्या आई है वो हम फिर से नोट कर लेते हैं। देखिए, अब जब अनलोडिंग कर लेंगे तो आपकी स्लैब वापस से अपनी पूर्व पोजीशन में जाने के लिए कोशिश करती है, जिससे जो डिफ्लेक्शन है वो वापस से कम होने लगते हैं। तो अनलोडिंग करने के 24 घंटे बाद जो डिफ्लेक्शन आए हैं हम नोट कर लेते हैं। गेज 1 के लिए 4.65, गेज 2 के लिए 6.33 और गेज 3 के लिए 5.71। तो हमारी एवरेज रीडिंग आ गई वो हुई 5.56। ठीक है, अब इस 5.56 से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ रिकवरी, यानी कि हमारी स्लैब में जो मोमेंटम आए थे वो मोमेंटम जब हमने लोड हटाया तो हमारी स्लैब कितनी रीस्ट्रेन हो गई है, अपनी पुरानी पोजीशन में कितनी आ गई है, उसका परसेंट हमें कैलकुलेट करना होता है। तो परसेंट ऑफ रिकवरी के लिए फार्मूला होता है ए, यानी कि जो उसकी इनिशियल गेज रीडिंग थी डिवाइडेड बाई डी, जो अनलोडिंग करने के बाद जो फाइनल गेज रीडिंग थी वो हो जाएगी डी और मल्टीप्लाई 100। तो हमारी इनिशियल गेज रीडिंग थी 4.9 और फाइनल गेज रीडिंग आफ्टर 100% अनलोडिंग 24 आवर्स थी 5.56। तो हमारी जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी हो गई वो हो गई 88.13 और इसकी जो परमिसिबल रेंज है वो है मोर देन 75%, यानी कि जो हमारी स्लैब का मोमेंटम के कारण जो उसमें डिफ्लेक्शन आए हैं वो 75% से अधिक रिकवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके पीछे स्लैब के लोड टेस्ट के पीछे हमारा कंसेप्ट होता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में आपको कुछ और जानकारी आपके मन से अगर हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके शेयर कीजिए। हमारे वीडियो पर अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।